Hello students, today we are going to start our second unit of physics which is kinematics. ठीक है, बट स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम जो काइनेमेटिक्स है वो एक पर्टिकुलर केस है. किसका केस है? मैकेनिक्स का. तो 11th जो क्लास है उसके अंदर मोस्टली जो है हमें मैकेनिक्स के बारे में ही पढ़ना होता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी काइनेमेटिक्स स्टडी करेंगे, उसके बाद में डायनेमिक्स स्टार्ट होगी. ठीक है, सो काइनेमेटिक्स और जो डायनेमिक्स है दीज आर द पार्ट्स ऑफ मैकेनिक्स. सो मोस्टली 11th क्लास जो है वो डायनेमिक्स, ठीक है, डायनेमिक्स डिस्कस की जाती है मोस्टली 11th क्लास में. कुछ फिर उसके बाद से जो पोर्शन डाले जाते हैं विच इज़ वेव्स वगैरह, है ना, वो अलग है. अदरवाइज़ 11th क्लास में मोस्टली हमें क्या स्टडी करनी होती है? मैकेनिक्स ही स्टडी करनी होती है. मेजर पार्ट आपका ये है. अच्छा, मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो पार्टिकल के स्टेट के साथ में डील करती है. पार्टिकल के स्टेट का मतलब ये है पार्टिकल रेस्ट में है या पार्टिकल मोशन में है, उसके साथ में डील करती है. ठीक है, और जब मैं ये वर्ड बार बार यूज़ करता हूँ पार्टिकल, तो इसका भी एक स्पेसिफिक मीनिंग है. पार्टिकल का मतलब ये है, जब भी कहा जाएगा पार्टिकल, तो पार्टिकल का मतलब ये है कि आप जो बॉडी है, जो कितने, मतलब कोई भी बॉडी है, बस है, ट्रक है, कार है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, टेबल है, चेयर है, जो भी है, तो हम जब पार्टिकल बोलते हैं तो पार्टिकल का मतलब ये है कि हम उस बॉडी के साइज़ को इग्नोर करते हैं और बॉडी का जो सारा का सारा मास है, सारा मास वो हम एक सिंगल पॉइंट पर कंसंट्रेटेड अज्यूम करते हैं, सिंगल पॉइंट पर मान लेते हैं इकट्ठा हुआ है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज़. अब हम साइज़ की तरफ, बॉडी के साइज़ की तरफ ध्यान नहीं देते, हम बॉडी को एक सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह से देखते हैं, सिंगल पॉइंट की तरह से देखते हैं. ठीक है, सो इस तरह के इन केसेस के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पार्टिकल. यानी हम जब बॉडी के साइज़ की तरफ ना देखकर बॉडी का पूरा मास एक सिंगल पॉइंट पर अज्यूम कर लेते हैं, तब हम बोलते हैं उसको पार्टिकल. ठीक है, सो मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है पार्टिकल के स्टेट के साथ में. पार्टिकल रेस्ट में है या फिर मोशन में है. ठीक है, तो इसके बाद से मैकेनिक्स को ही क्लासीफाई किया गया है यहाँ बेस्ड ऑन दी स्टेट ऑफ पार्टिकल, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स. अब स्टैटिक्स के अंदर क्या होता है? स्टैटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जो पार्टिकल के साथ में डील करती है, लेकिन कंडीशन ये है कि पार्टिकल रेस्ट में होना चाहिए. तो जो भी साइंस उसके पीछे रिलेटेड है, जो भी फिजिक्स रिलेटेड है, ठीक है, वो सारा स्टैटिक्स में डिस्कस किया जाता है, पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो. ठीक है, उसके बाद पार्टिकल जैसे अगर मूव करेगा, पार्टिकल अगर मोशन में होगा, तो पार्टिकल का मोशन डिस्कस किया जाता है काइनेमेटिक्स के अंदर. ठीक है, पार्टिकल का मोशन डिस्कस किया जाता है काइनेमेटिक्स में. बट रिमेंबर वन थिंग, अब काइनेमेटिक्स के अंदर डिस्कशन होगा उसके मोशन का, लेकिन ये डिस्कस नहीं होगा कि वो मोशन किसकी वजह से हुआ. यानी आपने किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करी, पेन रखा हुआ है, पेन पर फोर्स लगाई है तभी वो मूव कर रहा है ना, पेन पर फोर्स एक्ट कर रही है तो इसलिए पेन मूव कर रहा है ना. सो इस एग्जांपल के अंदर कि फोर्स अप्लाई करी, कितनी फोर्स अप्लाई की है, किसने फोर्स अप्लाई की है, तो इस बारे में डिस्कशन नहीं होगा. डिस्कशन अगर होगा तो सिर्फ इस बात को लेकर होगा कि पेन मोशन में है, पेन की वेलोसिटी कितनी है, पेन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, पेन का एक्सेलरेशन कितना है. ठीक है, इन चीज़ों को लेकर डिस्कशन होगा. नेक्स्ट जो पार्ट है मैकेनिक्स का, दिस इज़ कॉल्ड डायनेमिक्स. अच्छा, डायनेमिक्स जो है उसके अंदर हम पार्टिकल को स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको इन्वॉल्व किया जाता है कि मोशन हुआ क्यों है, मतलब कौन से ऐसे रीजन्स हैं जिनकी वजह से पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है अगर पार्टिकल, तो मूव कर रहा है तो उस केस में किसने फोर्स अप्लाई करी, मतलब कितनी फोर्स अप्लाई करी है, वो फोर्स जो है वो बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस लेकर आती है. सो कोज जो होता है ना मोशन का, कोज ऑफ मोशन, सो यहाँ कोज ऑफ मोशन को भी इन्वॉल्व किया जाता है.
ठीक है, कोज ऑफ मोशन को भी इन्वॉल्व किया जाता है। और यहाँ सिर्फ मोशन डिस्कस होता है विदाउट नोइंग कोज, विदाउट नोइंग कोज, बिना ये जाने हुए कि मोशन का रीज़न है फोर्स, बिना जाने हुए फोर्स के बारे में, फोर्स को डिस्कस नहीं किया गया, सिर्फ मोशन को, यानी फोर्स का जो इफेक्ट होता है, फोर्स का इफेक्ट है मोशन, तो फोर्स के इफेक्ट को डिस्कस करना है, यहाँ कोज को डिस्कस करना होता है। ठीक है, सो दिस इज़ आई थिंक फेयर क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब स्पेसिफिकली मैं बात करूँ अगर अपनी कोर्स की, तो अभी हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे खुद को काइनेमेटिक्स तक। अब काइनेमेटिक्स डिस्कस करें उससे पहले यहाँ दो वर्ड यूज़ किए गए हैं, रेस्ट और मोशन, तो थोड़ा क्यों ना इनके बारे में भी बात कर ली जाए। रेस्ट एंड मोशन, ठीक है, थोड़ा इनका भी डिस्कशन करते हैं। सो आप किसी ऑब्जेक्ट को ये कहते हो कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, सो ये कहते हो किसी ऑब्जेक्ट को ये मोशन में है। तो अगर हम ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू में देखें, सो रेस्ट और मोशन जो है ना, दीज आर रिलेटिव टर्म्स, रिलेटिव टर्म्स। देखिए, एब्सोल्यूट रेस्ट दुनिया में डिफाइंड नहीं है, ना ही मोशन, एब्सोल्यूट मोशन भी डिफाइन किया जा सकता है। व्हाट डज इट मीन? मीनिंग ये कि रेस्ट और मोशन जो है ना, वो एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट ही डिफाइन किए जा सकते हैं, यानी ये रिलेटिव टर्म्स है, एब्सोल्यूट नहीं है। मैं इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल एग्जांपल है। सपोज़ कि आप बस स्टैंड पर गए और अपने फ्रेंड को आप छोड़ने के लिए गए हैं। आपका फ्रेंड है, वो कहीं जा रहा होगा और आप उसको छोड़ने के लिए गए हैं, उसको ड्रॉप करने के लिए। और यहाँ मैं शो करता हूँ इस तरह से कि ये देखिए, यहाँ पर आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, ये उसके साथ में कोई पैसेंजर बैठा हुआ है। आप बस स्टैंड पर आपने फ्रेंड को बस में बिठाया और आप है वो यहाँ बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं, ये आप हैं यहाँ, ठीक है, ये आपका फ्रेंड है और ये साथ में कोई भी पैसेंजर है, और जो बस है वो चल पड़ी है, मूव कर रही है, ऐसे। तो देखिए, आपके अकॉर्डिंग, आपसे पूछा जाए तो आपके अकॉर्डिंग आपका जो फ्रेंड है वो मोशन में है, ठीक है, आपका फ्रेंड मोशन में है आपसे पूछा जाए तो। वहीं पर अगर उसका, आपके फ्रेंड का जो साथी पैसेंजर है, ठीक है, उससे पूछा जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका फ्रेंड रेस्ट में है। सो सेम जो पर्सन है उसके लिए टू ऑब्जर्वेशंस हम नोट करते हैं कि साथ में जो पैसेंजर है वो कहेगा आपके फ्रेंड के बारे में कि रेस्ट में है, आप कहेंगे कि आपका फ्रेंड मोशन में है, ठीक है। इसी तरह से हम रेगुलर लाइफ में इन एग्जांपल्स के अक्रॉस आते हैं। बस में बैठे हुए हैं आप, मोशन में हैं, ठीक है, और रोड पर चलते हुए आपने साइड में देखा, सो रोड के साइड्स में यहाँ ट्रीज़ लगे हुए होते हैं। सो अगर जैसे आपसे पूछा जाएगा, आपके फ्रेंड से पूछा जाए कि ये जो ट्री है, तो आपके फ्रेंड के अकॉर्डिंग ट्री मोशन में है। बस अगर लेफ़्ट साइड में मोशन में है तो आपके फ्रेंड के अकॉर्डिंग ट्री राइट साइड में मोशन में है, ट्री राइट साइड में मूव कर रहा है। भाई आप खड़े हुए हैं अगर, ठीक है, आप इसके साथ में खड़े हुए हैं ट्री के साथ में, आपके अकॉर्डिंग जो ट्री है वो रेस्ट में है। सो रेस्ट और मोशन जो है वो इस तरह से एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब रिलेटिव है कि एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी ट्री के बारे में दो तरह की ऑब्जर्वेशन आई। आप कह रहे हो कि रेस्ट में, आपका फ्रेंड जो बस में है वो कह रहा है मोशन में है ना। तो यहाँ ये समझना होगा आपको कि रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स होती है। रेस्ट और मोशन एक तरह से
डिपेंड करता है या बताया जाता है, ये एक तरह से ऑब्जर्वेशन होती है, तो विद रिस्पेक्ट टू इनको डिफाइन करना चाहिए ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट रेस्ट या मोशन डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को। तो देखिए, रेस्ट और मोशन के बाद से यहाँ फर्स्ट आपको जो अभी 2 बेसिक टर्म्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। 9th क्लास के अंदर ये टर्म्स आपने पढ़ी होंगी, आई होप सब बच्चे फैमिलियर होंगे। सो यहाँ से हम अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सो ये टर्म्स आई होप आप सबको अच्छे से आती भी है, बट स्टिल हम एक बार इनको ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है? छोटा सा एग्जांपल, बड़ा सिंपल सा, कि ये यहाँ पर मैं कोई पेपर पर 2 पॉइंट्स शो करता हूँ, ए और बी। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स मैंने शो किए। आप ऐसे मान लीजिए जैसे आपका गांव है, आपके गांव में ये आपका घर है ए और ये आपके फ्रेंड का घर है। ठीक है, अब आपको ए से बी यानी कि आपको खुद के घर से और आपके फ्रेंड के घर तक जाना है। तो जो गांव में जो भी गांव के अंदर स्ट्रीट्स वगैरह हैं, उन स्ट्रीट से होते हुए या रोड्स वगैरह हैं, उन रोड्स को फॉलो करते हुए आप बी तक जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से मैंने बताया आपको, इस तरह से ये रोड्स या स्ट्रीट्स बनी हुई थी और आप इनको फॉलो करते हुए और बी पॉइंट तक जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस और पाथ लेंथ। सो डिस्टेंस का मीनिंग क्या है? डिस्टेंस का मीनिंग है दी एक्चुअल length of path traveled by object। actual length of path traveled by object in moving from one point to अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने के लिए ऑब्जेक्ट को जो एक्चुअल में लेंथ ट्रेवल्ड करनी पड़ती है। सो ए से बी तक जाने के लिए अगर आप यहाँ हो या आपका फ्रेंड का घर है, तो आप मेरे लिए ऑब्जेक्ट हो और आप इस पाथ की लेंथ को ट्रेवल करते हो। ठीक है, सो ये मेरे लिए डिस्टेंस कही जाएगी या पाथ लेंथ कही जाएगी। ठीक है, अच्छा, और वहीं पर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की। सो डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से क्या करेंगे आप? इनिशियल पोजीशन को, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से, यानी इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से एक सिंपल स्ट्रेट लाइन की हेल्प से, एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ऐसे अगर आप ज्वाइन करेंगे इस तरह से, ये आपने ज्वाइन किया, स्ट्रेट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो दोनों में डिफरेंस आई होप आपको ये समझ में आया है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ दी, कुछ जगह पर शॉर्टेस्ट भी लिखा जाता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट जो लेंथ होती है वो भी आप बोल सकते हैं। और मैं कहता हूँ यहाँ पर इट इज़ दी स्ट्रेट या इनफैक्ट इसको बेटर है थोड़ा और यूज़फुल बनाया जाए, ऐसे लिखा जाए कि इट इज़ दी लेंथ ऑफ straight line joining initial point to final या initial position to
फाइनल पोजीशन। लेंथ किसकी? स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, उसकी लेंथ को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई थिंक नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, ब्लू पाथ जो देख रहे हैं, ये आप खुद ने ट्रेवल किया था इसे बी तक जाने के लिए, ये डिस्टेंस है। और ये स्ट्रेट जो देख रहे हैं आप, ये डिस्प्लेसमेंट है। और जिन बच्चों ने वेक्टर्स के लेक्चर्स देखे हैं वो यहाँ से क्लियरली समझ पाएंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसकी डायरेक्शन होगी हमेशा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ, ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर ये आर्बिट्रेरीली इस तरह से कोई पाथ है जिसको आप फॉलो करते हुए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन दोनों के लिए एसआई यूनिट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में एक्सप्रेस किया जाता है, डिस्टेंस को भी। हावेवर दे हैव सेम एसआई यूनिट्स, येट मीनिंग ऑफ दीज बोथ क्वांटिटीज़ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है। ठीक है, सो ये अच्छा, डिस्प्लेसमेंट एक काफ़ी यूज़फुल क्वांटिटी भी है हमारे लिए। तो मैं डिस्प्लेसमेंट को आपको थोड़ा सा इस बारे में और भी बताता हूँ। काफ़ी जगह पर आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी स्पेसिफाई किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है तो आप उसको शो कर सकते हैं इक्वल्स टू चेंज इन पोजीशन। यानी फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा। इसको मैं और आपको क्लियर करूँगा, ये सफिशिएंट नहीं है। इसको और क्लियर करने के लिए मैं आपको यहाँ हेल्प लेता हूँ। देखिए, एक सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, 2 डायमेंशनल। ये 2 डायमेंशनल मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर किया। दिस इज ओरिजिन, यू कैन कॉल इट एक्स एक्सिस एंड दिस एज वाई एक्सिस। सपोज करिए आप कि इनिशियली आप यहाँ पर प्रेजेंट है ए पॉइंट पर। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर मैं फिर से एम्फेसाइज कर रहा हूँ। देखिए, दिस इज़ पॉइंट ए, आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं। दिस इज़ पॉइंट बी, आप किसी पाथ को फॉलो करते हुए, कोई पाथ है जिसको आपने फॉलो करते हुए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आए। सो पाथ क्या है? आर्बिट्रेरीली पाथ है। इस तरह से फॉलो करते हुए आप ए से बी तक आए, तो इसको तो कहा जाएगा डिस्टेंस। बट मेरा मेन मोटिव ये है यहाँ इसको शो करने का कि आप डिस्प्लेसमेंट को समझने पाएँ। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए, इनिशियली आप यहाँ प्रेजेंट हैं। सो आपका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करता हूँ मैं। पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप ओरिजिन को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन किया आपने। सो दिस इज़ रिप्रेजेंटेड एज आर ए, या यू कैन कॉल इट आर इनिशियल। आर ए यानी कि ए पोजीशन वेक्टर है ए पॉइंट का। ठीक है, ये बी पॉइंट है और मैं इस बी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर को ये शो करता हूँ। ओरिजिन से ज्वाइन किया मैंने आर बी, ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे डिफाइन करना है? भले ही आप मूव करके ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऐसे आए हो किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए। सो ये जो रेड जो आप पाथ देख रहे हैं, ये तो आपकी डिस्टेंस है। बट बात करें अगर डिस्प्लेसमेंट की, सो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से ज्वाइन कर देंगे। देखिए मैंने क्या बोला यहाँ, डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के बीच में इक्वल होता है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आपकी पोजीशन में चेंज क्या हुआ? आप ए से मूव करके बी तक आए, तो आप ए को बी से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ये ज्वाइन किया हमने, और एरो ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट की तरफ ये एरो लगाई आपने।
इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एस से। एस जो मैं सिंबल यूज़ कर रहा हूँ वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैंने कैसे डिफाइन किया है, एंड यू कैन थिंक ऑफ बाई यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑल्सो। ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग देखिए, ओ ए एक वेक्टर है, ए बी एक वेक्टर है, ओ ए और ए बी सेम ऑर्डर में है। सो ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, ये दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है। तो ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है अपोजिट ऑर्डर में है वो उनका रिजल्टेंट होगी। सो ओ बी ट्राइंगल की थर्ड साइड है जो अपोजिट ऑर्डर में है। लेट मी राइट इट बाई ओ बी। सो ए बी फाइंड करेंगे अगर आप, सो दिस विल बी ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब यहाँ ओ बी वेक्टर की बात करें तो ओ बी वेक्टर ये आर बी है, ठीक है, और आर ए ये ओ ए है आर ए। सो आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, ये ए बी वेक्टर होगा, और ए बी वेक्टर एस को शो करता है विच इज़ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विच इज़ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए आपको फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होगा। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपके पास। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका है, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ही हमें इन्वॉल्व करनी होती है, ठीक है। सो अब देखिए, हमें जो मोशन डिस्कस करना है, अब इस काइनेमेटिक्स को मैं डिवाइड करूँगा। काइनेमेटिक्स जो है उसको मैं डिवाइड करूँगा पहले यहाँ टू पार्ट्स के अंदर। टू पार्ट्स, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोशन इन 1D। 1D मोशन को डिस्कस करेंगे। 1D मोशन यानी कि वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन का मीनिंग ये हुआ कि पार्टिकल मूव करेगा अगर, तो उसका पाथ किस तरह का होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, ठीक है। पार्टिकल का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन होगा। वो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, देखिए यहाँ से समझे, ये पाथ है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ है। अब मान लीजिए कोई पार्टिकल है, उसने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और इस स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए वो चला गया ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। तो वो हम स्ट्रेट लाइन पाथ को अगर फॉलो करता है उसको हम कहेंगे 1D मोशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको और भी क्लियर करूँ। स्ट्रेट लाइन में ये भी पॉसिबल है कि पार्टिकल जाए इसी लाइन के अलोंग और फिर वहाँ से वो टर्न करके वापस इस पाथ के अलोंग अपनी पाथ को रिट्रेस करे वापस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के अलोंग ट्रेवल करेगा फिर वापस भी आ सकता है, बट मूव करेगा तो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग पार्टिकल मूव करेगा। तो ये तो हुआ 1D मोशन। और फिर हम काइनेमेटिक्स को डिस्कस करेंगे मोशन इन 2D। मोशन इन 2D, टू डायमेंशनल। तो 2D के अंदर क्या होता है, पार्टिकल जब मूव करता है तो पार्टिकल मूव करता है एक प्लेन के अंदर, ठीक है। मोशन इन 2D में पार्टिकल मूव करता है किसी प्लेन में, ठीक है। XY प्लेन में, जैसे कि पेपर है, तो इसमें अगर जैसे कोई इंसेक्ट है, कोई भी इंसेक्ट है, कोई भी, तो कोई इंसेक्ट जैसे अगर इसमें इस नोटबुक के प्लेन पर चलता है इस तरह से, तो ये जो है ना वो एक प्लेन में मूव कर रहा होगा। तो हमें वो मोशन इन प्लेन जब स्टडी करेंगे तो वो 2D का मोशन होगा। सो अभी इस लेक्चर में तो हम आगे कैरी नहीं करने पाएंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे अभी, बट हाँ ये मैं आपको अश्योर करता हूँ कि ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, काफ़ी आपको मतलब समझने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। सो मोशन इन 1D यानी कि स्ट्रेट लाइन का जो मोशन है वो हम कल से
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज मैंने आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड की है हालांकि काइनेमेटिक्स की, ठीक है। सो आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करिए और कल से हम एक इंटरेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करेंगे मोशन इन 1D की।